सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार डीमन एम्पायर के एक और बिल्कुल नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 253। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, ज़ू फेंग आने वाली वॉर की सारी सिचुएशंस को यूनाई को समझाता है, जिसके बाद यूनाई सब कुछ समझ जाने के बाद मार्शल ड्यूगो के पास आता है और उनको अपनी सारी सिचुएशन और आने वाली वॉर के बारे में समझाता है, जिसमें कि वो कहता है कि गॉडफादर, इस वॉर में मैं अपने ल्यू क्लैन के साथ हूँ और आने वाले समय में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, इसीलिए मैं अपनी आखिरी ग्रीटिंग्स को आपको पेश करता हूँ। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सिस्टर चूचू और मिस जिया को देखते हैं, जो कि धूल खड़ी ज़ू फेंग को ही देख रही होती हैं। उसी वक्त सिस्टर चूचू मिस जिया को आवाज लगाते हुए कहती हैं कि यंग मिस लुओ, ज़ू फेंग हमेशा से ही आपकी देखभाल में लगा हुआ है। इधर सिस्टर चूचू की ये बात सुन करके मिस जिया नाराज होकर के अपना मुंह फुलाते हुए कहती हैं कि हाँ, वो कभी भी नहीं बदला है, लेकिन आपकी देखभाल में वो कैसा है। फिर साथ ही मिस जिया अपने मन में सोचते हुए कहती हैं, और वैसे हालांकि मैं आपकी आभारी हूँ जो कि आपने ज़ू फेंग की वापस से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की है, मगर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आदमी के लिए फाइट करने से पीछे हट जाऊंगी। इतना सोचने के बाद मिस जिया साथ ही आगे कहती हैं, मेरा मतलब ये है कि आपको उसके दिल का काफी ज्यादा ग्रेट ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि उसको इस बात को जानने में मदद करे कि वो इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेला नहीं है। इधर मिस जिया ये सब कही रही होती हैं कि तभी सिस्टर चूचू मिस जिया के हाथ में कुछ चीज रख करके आगे चली जाती हैं। फिर जैसे ही मिस जिया उस चीज को देखती हैं तो उनके हाथ में ज़ू फेंग की एक रिंग होती है। मिस जिया उस रिंग को देख करके कहती हैं, ये तो ज़ू फेंग की थंडर स्काईलार्क रिंग है। ज़ू फेंग ने तो सिर्फ ये 3 ही रिंग्स बनाई थी, जिसमें से कि एक ज़ू निंगजियांग की थी और दूसरी जीटियांग की थी, लेकिन अब ये रिंग कहाँ से आई। तो क्या इसका मतलब ज़ू फेंग ने 3 रिंग्स नहीं बल्कि 4 रिंग्स बनाई थी और 4th वाली रिंग उसने किंग चैन को दी थी। और साथ ही मिस जिया काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती हैं कि मगर लेकिन उसने उनमें से एक रिंग मुझे क्यों नहीं दी। इधर मिस जिया ये सब सोचने के बाद ज़ू फेंग की ओर देखती हैं, जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। इधर मिस जिया ये सब देख करके ज़ू फेंग को आवाज लगाती हैं, तो ज़ू फेंग भी मिस जिया की आवाज सुन करके उनकी ओर देखता है। तभी मिस जिया आगे बढ़ती हैं और उस रिंग को ज़ू फेंग को दिखाते हुए कहती हैं कि तुमने सभी लोगों को एक एक गिफ्ट दिया है, मगर लेकिन मेरा क्या, तुमने मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं दिया। इधर ज़ू फेंग भी उस रिंग को देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आपको आखिर ये रिंग कहाँ से मिली, कि एडिफिस लॉर्ड चू ने अभी अभी मुझे ये रिंग दी है, ये कहते हुए कि मुझे आपके आगे काफी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। इधर ज़ू फेंग जैसे ही उस रिंग को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि दूर फेंक दो इस रिंग को, निंग और जीटियांग ने मुझसे अपने सारे रिश्तों को तोड़ दिया है, तो अब मुझे भी उनकी किसी भी तरीके की बाउब्लस की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही ज़ू फेंग वहाँ से आगे चला जाता है और कार्ट के पास खड़े लोगों से अपना गुस्सा उतारने के लिए कहता है कि तुम लोग अभी तक वहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ज़ू फेंग को ऐसा देख सिस्टर चूचू भी अपने मन में कहती हैं कि ओ, तो वही ये बात है जिसकी का जिक्र एडिफिस लॉर्ड चू अभी अभी मुझसे कर रही थी। सच में ज़ू फेंग तो अब बिल्कुल पूरी तरीके से अकेला हो गया है। फिर अपने मन में इतना कहते ही मिस जिया ज़ू फेंग की ओर देखती हैं, थंडर स्काईलार्क के उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेती हैं। फिर तभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें ज़ू फेंग की तीनों कार्ड्स और उसके पीछे काफी सारे लोगों को पहाड़ों के बीच से कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। वहीं जंगल में कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है, जो कि वहीं पे पेड़ों के ऊपर छुप करके उन लोगों को जाते हुए देख रहे होते हैं, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि योमिंग वैली के ही लोग होते हैं, जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वहीं पे उन लोगों के साथ योमिंग वैली के 5th एल्डर भी होते हैं, जो कि योमिंग वैली के लॉर्ड से कहते हैं कि क्या सच में इन कमीने ल्यू क्लैन के लोगों के पास एक पीक लेवल का रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट है। फिर तो इसका मतलब तो ये है कि हम लोग इनसे निपटने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सुन योमिंग वैली के लॉर्ड भी कहते हैं, गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें, यहाँ तक कि बिना ली जिंगटियान के भी क्या ज़ू फेंग वो नहीं है जिसे कि हम लोग इतने टाइम से बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इधर योमिंग वैली के लॉर्ड ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी उन्हीं की क्लैन का एक लड़का कहता है कि हाँ, ल्यू क्लैन के पास ज़ू फेंग के होने की वजह से उन लोगों के पास लैंग वूचेंग जैसा एक चालाक दिमाग है और उनकी रक्षा करने के लिए उन लोगों के पास एक शक्तिशाली एक्सपर्ट भी है। इन सब चीजों के साथ वो लोग बिल्कुल हम लोगों के लेवल के बराबर आ गए हैं। सच में अब वो लोग बिल्कुल एक ट्रू कोलोसस यानी कि बादशाह बन गए हैं। अब हमारे
हमारी हेल वैली अकेले इन लोगों के साथ संघर्ष नहीं कर सकती है, और इससे भी बदतर अगर हम इसे अभी ठीक से नहीं संभालेंगे तो हमारे क्लैन को पूरी तरीके से खा लिया जाएगा, जिसके की वजह से हमारे हाउस का नाम और निशान भी नहीं बचेगा। इधर वो लड़का ये सब कह रहा होता है कि तभी फिफ्थ एल्डर उससे कहते हैं कि तुम मिंग अब कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी एक एल्डर्स की बातों के बीच में उनकी बातें काटने की हिम्मत कैसे हुई। मिंग फिफ्थ एल्डर की बात सुनकर के थोड़ा घबरा जाता है और वहीं पर शांत हो जाता है। तभी हेल वैली के लीडर कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, आपने इस बच्चे को काफी अच्छी तरीके से पाला है और अब ये बिल्कुल हमारे सेवेंथ एल्डर की तरह ही दिखने लगा है। अभी ये बात सुनकर के ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं वैली लॉर्ड मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, वो तो पहले शुरुआत से ही सेवेंथ एल्डर का डिसाइपल था, मैंने तो बस उसे सिर्फ थोड़ी बहुत ही टिप्स दी हैं। ये तो हमारा बस एक अच्छा फैसला था कि हमने अपने इस डिसाइपल को इस एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा नहीं लेने दिया, वरना तो ये वहाँ उस मॉन्स्टर के हाथों मरने के बाद एक और अनमार्क्ड कब्र में बदल जाता, फिर तो तब हमारी हेल वैली वास्तव में अपनी सारी आशाओं को खो चुकी होती। इसके बाद ग्रैंड एल्डर आगे बोलते हुए कहते हैं कि सेवेंथ एल्डर के गुजर जाने के बाद से हमारे सारे कार्य अस्त व्यस्त रहे हैं, साथ ही हमने अब तक बहुत कुछ सहा भी है, यहाँ तक कि हमारा डराए धमकाने पर यूज भी किया गया है, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मिंग अब सेवेंथ एल्डर की सारी ड्यूटीज का मान रखोगे और हमारे वैली लॉर्ड की उनके इस हाउस को असिस्ट करने में पूरी तरीके से मदद करोगे। और रही बात हमारी की गई पिछली सारी गलतियों की, अच्छा रहेगा कि अब हम उन चीजों को बिल्कुल भी आगे याद ना करें। तभी ग्रैंड एल्डर की ये सारी बातें सुनकर के मिंग भी कहता है कि हाँ, जू फेंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि वो बूढ़ा फॉक्स लैंग वूचेंग भी उसे संभाल नहीं सकता, और अब जब उसने अपने पंख भी फैला लिए हैं तो ये और भी ज्यादा कठिन होगा। अब बेहतर होगा कि हम लोग अपने ऑप्शंस यानी कि विकल्पों पर एक बार फिर से विचार करें और एक कदम पीछे हट जाएं। इधर हेल वैली के मास्टर भी मिंग की बात सुनकर के अपने मन में कहते हैं कि यहाँ तक कि जब हम लोगों ने साउथ में जू फेंग के साथ पंगा लिया तब भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए, तो अब जब उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ गई है तो अब हम लोग उसके सामने इस समय खड़े होकर के और भी ज्यादा बुरी तरीके से हार जाएंगे। इधर हेल वैली के लीडर ये सब सोचने के बाद मिंग से कहते हैं कि मिंग, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। ये सुनकर के मिंग कहता है कि वैली लॉर्ड मास्टर ने एक बार कहा था कि बाहर से देखने पर सभी मैकेनिज्म रिवील होते हैं। फिर मिंग आगे बोलते हुए कहता है कि रीजन स्टेट और ल्यू क्लैन के युद्ध के साथ हमारे लिए भी बिल्कुल क्लियर रहना सबसे अच्छा रहेगा और इन सभी एक्शंस के दूसरे पहलू की ओर सोचो। तो ये सुन फिफ्थ एल्डर कहते हैं कि और वो क्या होगा। तो मिंग कहता है कि जू फेंग और लैंग वूचेंग वो दोनों ही अपने डिवाइसेस के साथ विश्वासघात का एक दूसरा रूप है और हम लोग शामिल होने पर भी उनमें से किसी का भी मैच नहीं हो पाएंगे। तो ये सुनकर के फिफ्थ एल्डर कहते हैं कि हमारे एक अच्छे भविष्य के लिए इस वॉर के लिए खेलना ही एक सबसे अच्छी चॉइस रहेगी। इधर फिफ्थ एल्डर की बात सुनकर के मिंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, हमारे फ्यूचर के लिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल फैमिली है। इधर फिर मिंग के इतना कहने के बाद हम लोगों को वापस से जू फेंग और उसके लोगों को जाते हुए दिखाया जाता है, जिन्हें की और ऊपर से दोनों सेक्ट लीडर्स देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि जी वूजी टियानयू दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा अराजकता की ओर जाता जा रहा है, न केवल 7 हाउसेस आपस में लड़ रहे हैं बल्कि टियानयू के चारों पिलर्स और इंपीरियल फैमिली भी अब इसमें अपना कदम रख रही है। इधर फिर वो सेक्ट लीडर आगे बोलते हुए कहता है कि क्या आपका वो लड़का इतनी खतरनाक सेनाओं के बीच में सरवाइव कर पाएगा। तो ये सुनकर के सेक्ट लीडर जी भी जी करते हुए कहते हैं मेरे मामलों में आप जैसे गीजर का कोई भी लेना देना नहीं है, उसने मेरी आंखों को कैच कर लिया और मुझे यकीन है कि वो मुझे बिल्कुल भी फेल नहीं करेगा। 3 साल बाद मैं फिर से वापस यहाँ पे आऊंगा और उसके बाद आपको जरूरी अपमान सहना पड़ेगा। इधर सेक्ट लीडर जी की ये बात सुनकर के वो दूसरा सेक्टर लीडर कहता है कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मगर क्या आप जानते हैं बाकी के सेक्ट लीडर्स भी कोई कमजोर नहीं है। इधर ये बात सुनकर के सेक्ट लीडर जी भी हंसते हुए कहते हैं कि एक 9th ग्रेड की पिल, वो भी एक सिंगल आदमी को। आपको क्या लगता है कि मैं ये एक इतना बड़ा जुआ किसी भी अश्योरेंस के बिना खेलूंगा? तो फिर आपके बारे में क्या, आपने तो उस एंकरिंग सोल ब्रीड को उधार दिया और एक लेडी को भी धोखा दिया। हमारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स की तुलना में तो आप एक रिलीजियस सेक्ट के लीडर ज्यादा दिख रहे हैं। तो सेक्ट लीडर जी की ये बात सुनकर के दूसरे सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि मैंने बस उसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, इससे जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, तो अब इसमें मेरे दुखी होने की क्या बात रह गई। तो ये सुन सेक्ट लीडर
जी कहते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, हम दोनों को ही वो मिल गया जो हम चाहते थे, लेकिन इसीलिए अब हमारी यहीं पर हमारी पार्टनरशिप भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से एंड होती है। तो अब अगली बार जब हम लोग एक दूसरे को देखेंगे तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। इधर सेक्ट लीडर जी की ये बात सुन करके दूसरे सेक्ट लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि वो जो बिना कहे चला जाए। आपको लगता है कि आप और आपका डिसाइपल जीतेगा, तो बस आप इंतजार करो और देखो कि आगे क्या होता है। तो फिर अब इतना कहते ही वो दूसरे सेक्ट लीडर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर उन्हें जाता हुआ देख करके सेक्ट लीडर जी भी कहते हैं कि मगर जूफेंग से पहले शायद नहीं, क्योंकि लेकिन जब जूफेंग मेरे सेक्टर को ज्वाइन कर लेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपनी पैंट को भी भूल जाओगे। इधर सेक्ट लीडर जी के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।